जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा कि आपके जो बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले वो मिड फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। वही मानकर चलिए 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी को पता है, आप सभी की डेट शीट भी आ गई। अगर अभी भी आपने जीरो से स्टार्ट नहीं किया है, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। आपको जो मैं सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करूँगा, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होगी, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराई जाएगी। जैसे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। ठीक है, क्लास 12th के स्टूडेंट जितने भी हैं मैथ स्ट्रीम के, ठीक है, उनका पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। यहाँ से तुल्यता संबंध से हर बार 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार आप कोई सा भी मॉडल पेपर देख लीजिए, सैम्पल पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस बार भी पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 5 नंबर आपको ये मिल सकता है। और कब मिलेगा? जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, आपके यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई चीज़ है तो वो है एकाकी, आच्छादक और बहुएक। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो वो है गॉस एंड फॉग। ठीक है, ये अगर 3 चीज़ें अगर आपने तैयार कर ली तो इस चैप्टर से मानकर चलिए मिनिमम आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर से चैप्टर 1 से पूछा जाता है। एक तो तुल्यता संबंध 5 नंबर में, 3 नंबर में एकाकी, आच्छादक और बहुएक, और 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा गॉस एंड फॉग। ठीक है, अगर आप इतना सीख लेते तो निश्चित ही 10 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम समझेंगे तुल्यता संबंध होता क्या है। ठीक है, तुल्यता संबंध समझने के लिए आपको अपने फंक्शन को रिफ्लेक्सिव दिखाना रहेगा, यानी कि स्वातुल्य दिखाना रहेगा। उसके बाद आपको उसको सिमेट्रिक सिद्ध करना रहेगा, यानी कि सममित होना चाहिए। एंड लास्ट में आप उसे ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक दिखा दीजिए। एंड देन आप बोल सकते हैं कि आपका जो संबंध होगा वो कैसा होगा? तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, आप उन्हें हल्के में ना ले, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर स्लाइड में लगाया हूँ वो काफ़ी बार क्वेश्चंस आपके पूछे गए। आप कोई सभी सैम्पल पेपर उठाकर देख लीजिए और क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए इस पैटर्न पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुल्यता संबंध की। ठीक है, किसकी? तुल्यता संबंध की। जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ज़्यादा विचार करें, ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तुल्यता संबंध के लिए आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए? इसकी 3 कंडीशन होती है। नंबर 1, आपका फंक्शन स्वतुल्य होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, सममित होना चाहिए, और नंबर 3 कैसा होना चाहिए? संक्रामक होना चाहिए। आई होप इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तुल्यता संबंध आपका कब होगा? जब वो फंक्शन जो होगा वो स्वतुल्य होगा, सममित होगा एंड संक्रामक होगा। ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी आप बोलेंगे आपका फंक्शन कैसा होगा? तुल्यता संबंध होगा। स्टेप नंबर 1 आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ आया ना? आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, इसके बाद अब हम सबसे पहले समझेंगे स्वतुल्य क्या होता है। ठीक है, स्वतुल्य आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम क्या है? मोहन। क्या नाम है? मोहन। ठीक है, मोहन की लंबाई कितनी है? मैंने कहा 170 सेंटीमीटर है मोहन की लंबाई। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं मोहन को थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट देकर बोलूँ, जैसे मोहन जैसे मेरे सामने खड़ा है तो मैंने कहा आपकी लंबाई। ठीक है, मोहन या आपकी लंबाई, बात दोनों सेम ही ना। मोहन की लंबाई 170 सेंटीमीटर है, या फिर बोलूँ आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है अगर आपका नाम मोहन है। ठीक है ना, तो दोनों बातों का मतलब तो एक ही है। चाहे आप ये कहें मोहन की लंबाई 170 सेंटीमीटर, या फिर आप ये कहें कि आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर, दोनों का क्या मतलब चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ ना। तो इस प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब इसे अपनी भाषा में समझते हैं, गणितीय भाषा में समझते हैं। यहाँ पर जो ए होगा उसका संबंध किससे होगा? स्वयं के साथ होगा, और प्रत्येक एक किससे रिलेट कर रहा होगा? फंक्शन ए से। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। स्वतुल्य संबंध ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, आर यानी कि रिलेशन। इस तरीके के संबंध को क्या बोलते हैं? स्वतुल्य। स्वतुल्य अभी जैसे मान लीजिए फंक्शन ए दिया गया, यहाँ पर फंक्शन ए में 2 एलिमेंट दिए गए, 1 कामा 2।
ठीक है ना। अब आपको ऐसा रिलेशन तैयार करना है ताकि आप बोल पाएँ वह आपका जो रिलेशन होगा वो श्वातुल्य होगा। श्वातुल्य का मतलब मैंने अभी बताया, जैसे मोहन की लंबाई 170 सेंटीमीटर या आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर, दोनों बातों का मतलब तो एक ही। क्या मतलब चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ ना। सेंटेंस आप बदलिए लेकिन मतलब ना चेंज हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको ए कामा ए, यानी कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है ताकि आप समझ जाएं। ए का ए के साथ रिलेशन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ना, यानी कि अब आपको करना क्या है, जो भी एलिमेंट यहाँ पर दिए गए उनका स्वयं के साथ रिलेशन बस लिख देना। जैसे एक दिया गया तो एक कामा एक, ठीक है, एक ब्रैकेट में कर दिया। उसके बाद डैश लगाएंगे। दो दिया गया ना तो दो का दो कामा दो, बस इतना ही करना है। अगर इस तरीके का रिलेशन आता है तो आप बोल दीजिएगा वो कैसा है, श्वातुल्य है। श्वातुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में भी लिखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप CUT का एग्ज़ाम देंगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा क्या पूरा ही इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और अगर अभी से आप की पॉइंट्स याद करके चलेंगे तो निश्चित ही आपको यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो श्वातुल्य समझ में आया। श्वातुल्य का जो फंडामेंटल रूल है वो यही है कि यहाँ पर जो फंक्शन ए में एलिमेंट दिए गए उनका स्वयं के साथ यहाँ पर रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताने का प्रयास किया। ठीक है ना, इस तरीके के संबंध को श्वातुल्य बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझेंगे सममित क्या होता है। ठीक है ना, तो सममित के लिए हेडिंग लगाएंगे सममित। ठीक है, लिखिएगा, आप भी नोट भी करते रहिए। ठीक है ना, जहाँ पर आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी रहिएगा। ठीक है, सममित का संबंध होता है, सममित किस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं, जैसे ए कामा बी। अभी जो मैं लिख रहा हूँ आप उसे सिर्फ समझने का प्रयास करें, बाकी नोट अभी आप बाद में भी कर लीजिएगा। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ये इस तरीके का, और प्रत्येक ए कामा बी कहाँ से आ रहा है, फंक्शन ए से आ रहा है। इस कंडीशन को आप नोट कर लीजिए, बस इतना करिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक कामा दो, वही एग्जांपल ले लेते हैं। एक कामा दो दिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको ए मान लीजिए, एक को ए मान लीजिए और इसको दो को बी मान लीजिए। अब यहाँ पर रिलेशन एक दिया गया है, मान लीजिए एक कामा, देखिए इसका स्वतुल्य वही बना लीजिए, एक कामा एक दो कामा दो, ये तो आपको पता ही है। अब इसके अतिरिक्त जो आएंगे वो सममित के लिए होंगे। ठीक है, सममित के लिए क्या होगा, जैसे एक कामा दो दिया गया है तो हमने यहाँ पर मान लिया एक कामा दो दिया गया है, तो ये तो ए कामा बी के रूप में हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए मैं लिखे ही दे रहा हूँ, एक हो जाएगा ए और दूसरा क्या हो जाएगा, दो जो दिया गया है वो बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। मैंने कहा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, अब बी कामा ए होना चाहिए, यानी कि दो पहले होना चाहिए। दो पहले आ गया और एक बाद में आ गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो क्या है, बी है ना, इसको क्या लिख सकते हैं बी, और एक को क्या लिख सकते हैं ए, यानी कि ए कामा बी हो गया और बी कामा ए भी हो गया। इस तरीके के रिलेशन को हम सममित बोलते हैं। ठीक है ना। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी चल रही होगी, क्या वो ये होगी कि मान लीजिए इसके अतिरिक्त भी कोई एलिमेंट्स दिए गए, जैसे एक कामा एक दो कामा दो। देखिए ये तो हो गया स्वतुल्य के लिए, इससे तो देखना ही नहीं है। ठीक है, अब हमें देखना है सममित के लिए। जैसे एक कामा दो दिया गया तो एक कामा दो होना चाहिए और दो कामा एक होना चाहिए। अगर ये दिया गया है तो इसका ये होना कंपलसरी है। अगर ये दिया गया है और ये नहीं दिया गया है तो हम बोलेंगे ये सममित नहीं। अगर एक कामा दो है तो दो कामा एक होना ही चाहिए, तभी आप बोलेंगे ये सममित होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम समझने वाले हैं संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, जैसे सममित होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। आप इस कंडीशन को बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। एंड लास्ट में होगा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको और आसान से समझ सकते हैं वो ये देखो, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पूरी तरीके से परिचित हैं। इस समय काफ़ी ट्रेंड में चलता है। ठीक है, इस तरीके के बिजनेस जो होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड में भी रहते हैं। अब जैसे हमने कहा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर,
देखिए ये जो साइन दिया रहता है, ये साइन, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आप इसे याद रखिएगा, बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा सी बिलोंग्स टू आर दिया गया है। मान लो ए ने कोई कंपनी खोली, ठीक है, उसने क्या कहा, उसने बी को सबसे पहले जोड़ा और बी से कहा भाई एक कंडीशन है, अगर आपको सैलरी लेनी है तो 1% को जोड़ना होगा। भाई ए तो मालिक हो गया, ए ने तो कंपनी खोली, उसने बी को जोड़ा। अब बी को अगर सैलरी लेनी तो 1% को जोड़ना रहेगा। ये तो डिजिटल मार्केटिंग का फंडा है, फंडामेंटल रूल है, ये तो आपको भी पता है। अब बी ने क्या किया, सैलरी लेने के चक्कर में सी को उसने फटाफट क्या किया, जोड़ लिया, है ना। इस तरीके से ये चेंज चलती रहेगी। अब सी को अगर सैलरी लेनी है तो वो डी को जोड़ेगा, और डी को अगर सैलरी लेनी है तो वो ई को जोड़ेगा, ई को अगर सैलरी लेनी है तो वो एफ को जोड़ेगा। ये तो लंबी एक श्रृंखला चलती रहेगी। लेकिन क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए ने ही सी को इनडायरेक्टली जोड़ा? अरे भाई, अगर ए ने कंपनी ही ना खोली होती तो क्या सी कभी इस कंपनी से जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता ना। यहाँ तक की कहानी आई होप समझ में आया। ए ने कंपनी खोली, बी को जोड़ लिया, बी ने क्या किया, सैलरी लेनी है तो सी को जोड़ लिया। अब हम ये तो बोल सकते हैं ना, इनडायरेक्टली ए ने सी को जोड़ा। भाई ए अगर कंपनी ना खोलता तो क्या सी कभी जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता ना। बस आपको इसी चीज़ को समझना है। इतनी बात क्लियर है ना। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं एग्जाम्पल की मदद से कि संक्रामक वो होगा तो होगा कब। मान लीजिए आपके पास वही फंक्शन दिया गया है, 1,2,3, ठीक है, इस तरीके से दिया गया। अब स्वतुल्य के लिए 1,1, 2,2, 3,3 ये तो होगा ही होगा, आपको पता ही है। जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ये तो सिंपल सी बात है, ये स्वतुल्य के लिए। ठीक है, सम्मित के लिए क्या होगा, जैसे 1,2 दिया गया है तो 2,1 होना चाहिए। यहाँ तक ये तो कहानी स्वतुल्य और सम्मित की क्लियर है ना। संक्रामक के लिए थोड़ा सा अलग हो गया, वो ये कि यहाँ पर जैसे ए कामा बी दिया गया है, बी कामा सी होगा, और बी कामा सी के बाद ए कामा सी के साथ रिलेशन होना बहुत अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आर, देखो इनका स्वयं के साथ संबंध स्वतुल्य वाला होगा, सम्मित भी होगा। संक्रामक के लिए मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 1,2, ठीक है ना, 1,2 दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये ए हो गया और दूसरा ये क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या कहता है, बी कामा सी होना चाहिए, यानी कि बी तो 2 है तो 2 के साथ कोई तीसरा एलिमेंट मान लिया हमने, 3 ही आ गया। अब क्या होना चाहिए, वो ये कंपलसरी कह रहा है कि ए कामा सी होना ही चाहिए, कंपलसरी। यानी कि ए का मान कितना है, 1, और सी का मान कितना है, 3, तो ए कामा 3। अगर ये एलिमेंट्स हैं, देखो स्वतुल्य वाले एलिमेंट्स प्लस सम्मित वाले एलिमेंट्स और प्लस ये एलिमेंट्स अगर हैं तो आप बोल देंगे ये संक्रामक है। ठीक है, अगर आपको केवल संक्रामक सिद्ध करना है तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर तुल्यता संबंध अगर आप सिद्ध कर रहे हैं तो वहाँ पर स्वतुल्य के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, सम्मित के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, और साथ ही साथ संक्रामक के ये 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, परिभाषा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, चीज़ें वही जो मैंने आपको अभी समझाने का प्रयास किया। अब बोर्ड में क्वेश्चंस बनते कैसे हैं उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी पूछने की संभावना सबसे अधिक है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में लगा रखा है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय। ठीक है, समुच्चय टी में आर, T1 और T2 सर्वांग सम है, सर्वांग सम है ना, सभी अंग क्या है, समान है। अब सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। अब त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम, यानी कि सभी अंग क्या है, समान है। इतनी बात क्लियर है ना। यानी कि ये T1 मान लेते हैं, ये T2 मान लेते हैं, और तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, अब मान लीजिए इसे आप सिद्ध करेंगे तो देखो दोनों सर्वांग सम है, तो T1 T2 इस तरीके से हम लिखेंगे ना। अब भाई दोनों लगभग बराबर हैं तो हम इसे T1 सर्वांग सम T1 नहीं लिख सकते क्या। स्वतुल्य के लिए तो यही चाहिए, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, यानी कि ये तो स्वतुल्य हो गया। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, सम्मित के लिए। भाई T1 क्या है, T1 सर्वांग सम है T2 के, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते T2 सर्वांग सम है T1 के। भाई दोनों का मतलब तो एक ही है। या फिर जैसे मान लो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा कि T1
और T2 की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, या फिर बोलो T2 और T1 की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। बात तो दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, सममित हो गया। सममित के लिए मैंने बताया था ना A, B और B, C, यानी कि ये A हो गया, ये B, अब ये B हो जाएगा T2 और T1 ये हो जाएगा। इस तरीके से ये भी सिद्ध हो गया। अब मान लो अब आपको सिद्ध क्या करना है, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए भाई अभी मैंने आपको बताया था, बस वही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या मैंने कहा था, उसके लिए A, B, ठीक, A, B और B, C और लास्ट में A, C होना चाहिए। अब मान लीजिए ये A हो गया, ठीक है, आप इसे B मान सकते हैं। C के लिए मान लो एक त्रिभुज आपने अपनी तरफ से एग्जाम्पल के लिए बना लिया। अब क्या करें, T1 T2 क्या है, सर्वांग सम है, इस तरीके से लिख लिया T1 T2। उसके बाद T2 को T3 से अपने हिसाब से क्या कर लिया, मान लिया T2 और T3 क्या है, सर्वांग सम है। अब भाई T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है। क्या हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते T1 और T3 सर्वांग सम होंगे, बोल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये संक्रामक भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आसानी से सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप इस एग्जाम्पल को एक बार देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं वही चाहता हूँ कि आपको आसानी से समझाया जा सके, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, क्या है, मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय तथा R L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए R सममित है किंतु स्वातुल्य और संक्रामक नहीं। ये आपको सिद्ध करना है। अब मान लीजिए L1 क्या है, L2 पर लंब है। आप इसे L1 मान सकते हैं, इसे आप L2 मान सकते हैं। अब L1 क्या L2 पर लंब है, यही तो कह रहा है, चलिए ठीक है। अब स्वातुल्य के लिए क्या बोलता है, देखिए L1 क्या है, L2 पर लंब है। अब स्वयं पर कोई स्वयं लंब हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, कभी हो सकता है क्या, मान लो ये L1 है, क्या है L1। अब अगर ये लंब होगा तो इसके लिए इस तरीके की रेखा होनी चाहिए जो डॉट डॉट लाइन से मैं खींच रहा हूँ, या फिर नीचे डॉट डॉट लाइन से होना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं। स्वयं पर कभी कोई लंब हो ही नहीं सकता, क्या हो सकता है, तो ये स्वातुल्य नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि L1 L2 पर लंब है, ठीक है, क्या L2 L1 पर लंब होगा, तो ये भाई बोल सकते हैं, ठीक है। डॉट लाइन अगर हम बढ़ाएंगे तो ये सम्मित तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आपको एग्जाम्पल आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भाषा को भी समझने का प्रयास करें, और एग्जाम्पल से मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक जेड में R A, विभाजित करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। जैसे A माइनस B दिया गया, ये क्या है, 2 से विभाजित है, यही तो बोल रहा है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन तो सही पढ़ा लेकिन मैंने लिखा सही से नहीं। A माइनस B ये क्या है, 2 से विभाजित है, ठीक है। तो स्वातुल्य के लिए करेंगे क्या, अब आपको पता है स्वयं के साथ रिलेशन दिखाते हैं, तो A बराबर A ही रख लो, ठीक है। A बराबर A रखोगे या फिर B बराबर A, ठीक है। कहने का मतलब ये है, A बराबर B रखो या फिर B बराबर A, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा ऊपर, तो 0 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो स्वातुल्य हो गया। सम्मित के लिए A माइनस B ये 2 से विभाजित है, ऊपर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो B माइनस A क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित, ये भी हो जाएगा, तो सम्मित भी हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपकी परीक्षाएं बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही, तो आप भाषा को जितना समझने का प्रयास करेंगे, और जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा आप उसे ध्यान दें, तो चीज़ें आसानी से आपको समझ आएंगी। बहुविकल्पी में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला, ठीक है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर भी रखा है, आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन दिया क्या गया है, समझने का प्रयास करें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है A बराबर B माइनस 2 एंड B का मान क्या है, 6 से बड़ा। अब B का मान 6 से बड़ा है, B का मान 6 से बड़ा है। अब देखो B का मान 6 से बड़ा है तो है नहीं, ये तो गलत हो गया, 6 से बड़ा ये तो है। अब B का मान 6 रखोगे, मान लो 7 रखा, माइनस 2 किया तो 5 आएगा, तो ये भी नहीं। 8 रखोगे, मान लो 8 यहाँ पर दिया गया है, B का मान 8 रखोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा। 8 रखोगे तो 6 का 8 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं।
तो ये तो थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सोचा अपने दोस्तों में डिस्कस करे जाए, जो मुझसे जूनियर हैं और बोर्ड एग्ज़ाम का उन्हें लेवल नहीं पता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने उनकी हेल्प करने का प्रयास किया। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में भी आई होंगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।